वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में आयोनाइजेशन एनर्जी जो है टॉपिक पढ़ेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इससे पिछले क्लासेस में हमने जो है एटॉमिक रेडियस जो है कंप्लीट किया है पढ़ के। ओके, तो अब हम जो है आयोनाइजेशन एनर्जी स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये कोई एटम है, राइट। ध्यान से सुनिएगा, ये कोई एटम है और ये आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मतलब अकेले एटम की हम बात कर रहे हैं और ये गैस स्टेट में है। किस में है? ये गैस स्टेट में। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हमें पता है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? फोर्स होता है। क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, वी वांट टू रिमूव दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हम इस एटम से इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है? ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इस एटम को कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसी एनर्जी को क्या कहा जाता है? आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। सो द डेफिनेशन क्या बनेगा? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए। ठीक है, और एटम कैसा होना चाहिए? आइसोलेटेड, न्यूट्रल और गैसियस एटम होना चाहिए। तो उस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलें या आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलें। ठीक है, और दो चार्जेस के बीच में, जैसे अगर इसे हम Q1 चार्ज रख लें, इसे Q2 चार्ज रख लें, तो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं कूलम्स लॉ कि फोर्स जो है इक्वलेंट टू की Q1 Q2 बाई डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस, उनका स्क्वायर। ओके, तो यहाँ तक। अब हमने ये इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करके कहाँ चले जाएगा? इन्फिनिटी चले जाएगा। अब एटम इतना छोटा है, अगर हम उसका इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव करके 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर जो है बाहर ला रहे हैं, तो उसके लिए इन्फिनिटी हो जाएगा। फॉर एटम जैसे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर भी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा उसके लिए। ओके, एटम इज़ सो वेरी स्मॉल। कोई भी मेटल है हमारे पास, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज़ कौन करता है? याद रखिए, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। तो इसलिए हम मोस्टली बात यहाँ पे मेटल्स की करेंगे। ओके, बताया है आपको पहले भी। जब हम मेटल से एक इलेक्ट्रॉन, कोई भी मेटल, आप माइंड में सोडियम रख लीजिए, जब हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो इसके ऊपर, इस मेटल के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब क्या होगा? जो एनर्जी इस एटम को चाहिए, इस मेटल के एटम को चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए, दैट एनर्जी इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, वो एनर्जी क्या होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। अब आपने ध्यान देना है कि जो ये एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी जो है रिलीज़ भी हो सकती है। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है। ठीक है, तो जब हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो वो प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। ठीक है, जहाँ पे एब्जॉर्ब होने का मतलब कि हमने एटम को एनर्जी दिया, किसी एक्सटर्नल सोर्स से एटम को एनर्जी दिया, तो इस एटम ने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, तो वो क्या होगा? प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। लेकिन कभी कभी क्या है कि एटम ने जो है एनर्जी बाहर रिलीज़ किया, ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, और जब ये एनर्जी रिलीज़ होगा तो उसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगा उसे हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब आपने ध्यान रखना है कि देखिए, हम यहाँ पे मेटल से इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चाहते हैं, लूज़ करवाना चाहते हैं, तो हमें क्या है? इस मेटल को एनर्जी देनी पड़ेगी, किसी एक्सटर्नल सोर्स से इस मेटल को एनर्जी देनी पड़ेगी। तो पहले ये एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। पहले ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो इसीलिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ रहा है, फिर ये आयन बन रहा है, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयन, उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। तो पहले एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है, तो इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। और आयोनाइजेशन एनर्जी का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इसका यूनिट है, राइट। या फिर किलो जूल पर मोल में भी हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपको बहुत बार बताया है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ जूल के बराबर होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो
अगर इसको आप जो है किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 96 किलो जूल पर मोल ये इसके लिए फॉर्मूला रहेगा। दोनों फार्मूलाज याद रखिएगा। ओके, अब बात करते हैं हम सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज़ क्या होता है। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज़ ध्यान से समझिएगा। वी हैव अ मेटल, कोई मेटल है हमारे पास, कोई भी मेटल है, ठीक है। हमने इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया। जब इसको हमने एनर्जी दिया किसी एक्सटर्नल सोर्स से, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड था इसको इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, दैट एनर्जी इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी। अब पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया तो दैट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी 1। अब ये आयन बन गया, इससे हम दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ करवाना चाहते हैं, तो यही मेटल प्लस हमने यहाँ पे लिखा। अब फिर से इसको एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है, टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल, तो ये M+2 बन गया और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तो दूसरी दफ़ा जो एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड थी दैट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी 2, ठीक है। अब हमने फिर से इसे एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाना चाहा, तो फिर हमने यहाँ पे लिखा इसे फिर एनर्जी मिला किसी एक्सटर्नल सोर्स से, तो इसने एक और इलेक्ट्रॉन जो है अपने वैलेंस शेल से जो है लूज़ किया। अब ये मेटल +3 बन गया प्लस इलेक्ट्रॉन। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी इस समय उसे हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी 3 कहते हैं। लेकिन आपको याद रखना है ऑलवेज़ कि पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है, पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है। जैसे जैसे आप जो है सक्सीडिंग इलेक्ट्रॉन, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ज़्यादा एनर्जी जो है रिक्वायर्ड है। मान लीजिए पहले फॉर एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ आपको, मान लीजिए यहाँ पे आपको 100 जूल की एनर्जी रिक्वायर्ड थी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। अब दूसरी बार आपको 100 से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मे बी 150, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझा रहे हैं आपको, ये रियल डेटा नहीं है। और अगर आपको फिर से थर्ड इलेक्ट्रॉन अब रिमूव करना है M2+ से, तो इससे और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, फॉर एग्जांपल 350 जूल्स की एनर्जी देनी पड़ेगी। ये रियल डेटा नहीं है, एग्जांपल आपको समझाने के लिए दे रहे हैं। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड कहाँ पे है, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी 3 का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए अगर ज़्यादा एनर्जी लग रही है तो मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। तो याद रखना है ये जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स आप स्टेप वाइज रिमूव करते हैं, तो जो डिफरेंट आयोनाइजेशन एनर्जीज़ यहाँ पे आती हैं इसी को कहते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज़। तो याद रखना है हमेशा कि आयोनाइजेशन एनर्जी 3 मतलब थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना सबसे डिफ़िकल्ट है, फिर उससे कम आयोनाइजेशन एनर्जी 2, फिर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ईजी है। जैसे जैसे आप जो है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना चाहें तो वैल्यू क्या है, बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि फैक्टर्स ऑन विच आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है। पहली बात एटॉमिक साइज़। देखिए हमने कोई से 2 एटम्स लिए हैं जनरल में, ठीक है, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, इसका साइज़ छोटा है, इसका साइज़ बड़ा है। देखो यहाँ पे डिस्टेंस काफ़ी है और यहाँ पे डिस्टेंस जो है बहुत कम है। अब अगर डिस्टेंस कम है तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे अट्रैक्शन जो है कम होगी, ठीक है, क्योंकि दूरी है तो अट्रैक्शन कम होगी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ईज़िली रिमूव होगा और यहाँ से थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो जिसका एटॉमिक साइज़ बड़ा है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन ईज़िली रिमूव होगा, उसके लिए कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, क्योंकि अट्रैक्शन कम है। तो याद रखिए अगर एटम का साइज़ लार्ज है तो उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी कम चाहिए, अगर ये ज़्यादा है तो ये कम, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब है न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज़ चार्ज ऑन न्यूक्लियस। मान लीजिए यहाँ पे जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो +6 है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो +9 है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा है, ये इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे भी अट्रैक्शन है लेकिन कम है, यहाँ पे अट्रैक्शन है लेकिन कम है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या है, डिफ़िकल्ट है। इसका आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगा, यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ पे कम एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। तो इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज़ Z। ओके, थर्ड फैक्टर हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब जिन एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा उनसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना टफ़ होगा, ठीक है। और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं जैसे हाफ फील्ड होगा या फुली फील्ड होगा, ठीक है। तो हाफ फील्ड ये वाले होंगे इस तरीके से, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होगा, टफ़ होगा। और इस तरीके से अगर होंगे तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होगा, टफ़ होगा। जैसे अगर D4 होगा तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ईजी है, D8 होगा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ईजी है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखें। पेनिट्रेशन इफ़ेक्ट क्या होता है, या इसे हम सब शेल इफ़ेक्ट कहते हैं। देखिए ये न्यूक्लियस होता है,
तो ऐसा सब शेल जो है न्यूक्लियस के नज़दीक होता है, फिर इसके बाहर P आता है, इसके बाहर D आता है, इसके बाहर F आता है। तो जो न्यूक्लियस के नज़दीक होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल है। देखिए अगर यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, ये S है, ये P है, ये D है, ये F है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए अगर हम पूछें कि S में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफ़िकल्ट है या D में से, तो आप बोलेंगे S में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस के नज़दीक है। ये क्या है? ये न्यूक्लियस से दूर है। तो जो दूर है तो अट्रैक्शन कम होगी, आराम से ये बाहर जा सकता है। ठीक है, तो S जो है क्लोज टू न्यूक्लियस है ड्यू टू स्फेरिकल शेप। ठीक है, फिर P क्या होता है? डिफ्यूज़ शेप हो जाते हैं। ठीक है, और ज़्यादा डिफ्यूज़ शेप हो जाती है। ठीक है, तो डिफ्यूज़ शेप हो गई तो क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है न्यूक्लियस के आसपास। ओके, जैसे अगर ये न्यूक्लियस है तो S ऑर्बिटल क्या होता है? स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है, तो हर तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जा रही है। लेकिन जैसे ये न्यूक्लियस है तो ये है P ऑर्बिटल, तो देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। ओके, अब हम जो है वेरिएशन की बात करते हैं, जो आयोनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन है। ओके, तो अलॉन्ग अ पीरियड जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होता है। जैसे लिथियम से नियॉन तक चले तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? इंक्रीज़ होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। हमने समझाया कैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होता है? अट्रैक्शन बढ़ जाती है। अट्रैक्शन बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। याद रखिएगा। डाउन द ग्रुप जब बात करें हमें पता है साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि शेल बढ़ते हैं, तो शेल बढ़ेंगे जब तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी हो जाएगा। तो डाउन द ग्रुप जो है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। तो याद रखिए डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होता है और लेफ़्ट टू राइट क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। रीज़न हमने आपको बता दिया। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम है, तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल है। ठीक है, तो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होता है हीलियम का पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, हमने यहाँ पे भी बताया कि लेफ़्ट टू राइट जब मूव करोगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो। तो फर्स्ट पीरियड की बात कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम दो ही एलिमेंट्स होते हैं, तो हीलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट है। इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ठीक है, क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है इसका। ठीक है, और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पीरियड 2 की बात कर रहे हैं, लिथियम से लेके नियॉन तक है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है। जनरल ट्रेंड तो आप बताएंगे लेकिन एक्सेप्शन याद रखेंगे, क्योंकि बेरिलियम जो है ये फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, स्टेबल है, और नाइट्रोजन का जो है हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ये भी स्टेबल है। तो इस स्टेबिलिटी के कारण ऑर्डर तो रहेगा वही, लेकिन थोड़ा सा बोरान जो है बेरिलियम के पीछे, बेरिलियम बोरान की जगह आएगा, ये इधर आएगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन की जगह, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की जगह, बस ये थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। तो ये ऑर्डर आपने याद रखना है, ये एक्सपेरिमेंटल फाउंड है। ओके, तो पीरियड 3 में भी आप जो है यही बात याद रखेंगे, ये स्टेबल, ये फुली फील्ड या हाफ फील्ड, तो थोड़ी सी वेरिएशन आएगी। फास्फोरस इधर आ जाएगा और मैग्नीशियम जो है एल्युमिनियम की जगह आ जाएगा। तो ये जो है आप याद रखेंगे। ओके, अब हम ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, जैसे डाउन द ग्रुप। तो जो सीजियम है इसका लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी है पीरियोडिक टेबल में, याद रखिए। तो साइज़ जो है इंक्रीज़ होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो जाता है। तो सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल में किसका है? ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। ओके, फ्लोरीन, ये जो फ्रांशियम है, सीजियम के बाद फ्रांशियम आता है, तो वो रेडियो एक्टिव है, उनकी हम बात नहीं करते हैं, वो पहले ही क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। ओके, ये है ग्रुप 2 के एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। तो हम जो है इस वीडियो लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इनका डिस्कशन हम जो है बाद में करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।